नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ज्योमेट्री को आगे पढ़ेंगे और आगे अब क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है अब समय आ गया है कि उसको कनेक्ट भी करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन बिना प्रॉब्लम्स के तो थ्योरी सिर्फ अधूरी सी रहती है। तो थ्योरी को कनेक्ट करते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, प्रैक्टिस क्वेश्चन की सहायता से, और देखते हैं कि थ्योरी का कुछ हिस्सा अगर बच भी गया है तो वो क्वेश्चन के दौरान बीच में जब आएंगे तो उसके साथ और भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस ही करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि थ्योरी जो बच गई है, बिल्कुल बची है। अभी एरिया भी बचा है, क्षेत्रफल बचा है, आयतन बचा है, वो सब अभी करेंगे, वो आगे आएगा। थ्योरी का पहले उस थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल जितनी थ्योरी पढ़ी है उतने तक को हम समेट रहे हैं, जितनी थ्योरी पढ़ी है उतने तक को समेट रहे हैं। क्षेत्रफल और आयतन पे भी मैं नहीं पहुंचा हूँ। फिलहाल जितना है, जो हमने कोण पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, चतुर्भुज पढ़ा, व्रत पढ़ा, ठीक है ना, उनसे कोणों से रिलेटेड बातें पढ़ी, वो सब जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्योरी के साथ, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस शीट। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो लाइनें हैं जिनमें से ये कोण जो है y है, ये कोण x है, ये कोण 62 है। हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में कोण x माइनस कोण y कितना होगा, कोण x माइनस कोण y कितना होगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ काम नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से कोण y का मान 62 हो गया। कारण है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से कोण y का मान 62 हो गया। अब आप यहां से और ध्यान देखिए कि कोण x जो है, इसको निकालने के लिए आप पूरी रेखा, इस रेखा को, इसका नाम मैं ए बी रख लेता हूं, आप ए बी रेखा को देखिए। किसी रेखा का पूरा कोण होता है 180 का, तो ये पूरा कोण है 180 का। उस 180 में से 62 तो यही है, तो ये वाला कितना बचा, कोण x प्लस कोण x प्लस 62 डिग्री, दोनों को मिला के दोनों का जोड़ होगा 180। तो कोण x 180 माइनस 62, ये आ जाएगा आपका 180। ये कोण x हो गया। क्वेश्चन में कहा गया दोनों का माइनस पूछा गया, तो कोण x माइनस कोण y बराबर हो जाएगा 62। यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 56 डिग्री। आंसर इज 56। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यह आपका दो समांतर रेखाएं हैं। एक समांतर रेखा का नाम L है, एक का नाम M है, और एक समांतर रेखा N, ऐसे छोटा नाम रख दिया L M N, काट रही है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन में सिंपल कोणों के नाम भी लिखे हुए हैं, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2। ये है आपका कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। आपको बताना है किन किन कोणों का योग 180 होगा। 180 किन किन कोणों का योग है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए कोण 1 और 2, एक रेखा पे, जो एक रेखा का कोण जो होता है वो 180 होता है एक रेखा पर। अब जैसे n जो है वो एक रेखा है, तो n अगर एक रेखा है तो n पे जो भी कोण बनेगा उनका जोड़ 180 होगा। तो कोण 1 और कोण 2 का जोड़, देखिए रेखा चाहे कोई भी हो, कोणों का जोड़ 180 होता है। एक रेखा, सरल रेखा का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं कि कोण 5 और 6 का जोड़ वो भी 180 डिग्री है। तो क्लियर हो गया ये। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो कोण 5 और 8 का जोड़, कोण 6 और 7 का जोड़, कोण 3 और 4 का जोड़, क्योंकि 3 और 4 एक रेखा के तो कोण है ना, इनका जोड़ भी 180 होगा। तो क्वेश्चन में यही है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। आंसर यही आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये दो रेखाएं हैं, एक है ए बी और एक नीचे है सी डी। ए बी और सी डी समानांतर है, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, उसके बाद में ये वाला कोण जो है ये x है, ये कोण y है और ये कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए कोण x प्लस कोण y कितना होगा, कोण x प्लस कोण y कितना होगा। ठीक है, बढ़िए, थोड़ा ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे एक समानांतर रेखा और ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट का नाम था ई से जाने वाली एक समानांतर रेखा और, जो ए बी और सी डी दोनों के समानांतर हो। ठीक है,
समांतर कर लिया। अब इन रेखाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ताकि हमें वो जो तिर्यक रेखा है वो साफ दिखने लग जाए। अब आपको तिर्यक रेखा दिख रही कटते हुए, काटते हुए। इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, इधर से आप इस तिर्यक रेखा को बढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब आपको चित्र साफ दिख रहा है। आपका जो कोण y है उसको मैं दो भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, एक इतने वाले को। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये तिर्यक कोण, ये जो है एकांतर कोण हो गए। आपको ये जो रेखा है ए बी हो गया, एक साथ हम पी क्यू रख लेते हैं, ये है पी क्यू रेखा। तो पी क्यू समानांतर हुई, ये हमने रचना की है, पी क्यू समांतर हुई ए बी और सी डी के। तो ये जो कोण है ये एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण होने की वजह से ये 30 डिग्री हो गया, 30 हो गया। ठीक है, अब ये 30 हो गया तो ये पूरा y था, पूरा y था, तो सिर्फ ऊपर ऊपर का कितना बचा, तो y में से 30 कम कर दीजिए, यही तो बात होगी। तो y माइनस 30, y माइनस 30, क्योंकि टोटल कोण बेटा y था। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा y था, तो y में से नीचे वाला 30 है, तो ऊपर वाला कितना हो गया, y माइनस 30। और दो आंतरिक कोणों का योग, जब दो समांतर रेखाओं का एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो दो आंतरिक कोणों का योग, इस रेखा के नीचे इस रेखा के नीचे, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता आपको तो ये कोण एकांतर होंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, ये कोण और ये कोण एकांतर होंगे। एकांतर होंगे तो ये y माइनस 30 का, तो ये भी y माइनस 30 का हुआ। y माइनस 30 और x मिला के पूरा एक वृत्त का कोण हो गया, क्योंकि ये पूरा वृत्त है, ये सरलेख है, तो सरलेख का कोण हो गया। तो दोनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो कोण x प्लस y माइनस 30 बराबर होगा 180। x प्लस y बराबर हुआ आपका 180, उधर ले जाइए, 210 प्लस y बराबर हुआ 210 डिग्री। अगला क्वेश्चन, ये दो समानांतर रेखाएं, एक तिर्यक रेखा, इन दोनों के नाम दिए गए, इन पे दो बिंदु लिए गए A और इस पे एक बिंदु लिया गया B, फिर इनको मिलाया गया A, ये रेखा है AB, इस रेखा का नाम है AC, इसका नाम है CD। फिर एक बिंदु O इस तरीके से बीच में लिया गया, इस तरीके से चुना गया है कि A को O से जब मिलाया जाए तो ये कोण को समद्विभाजित करे, यानी ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। मैं नंबर डाल देता हूं इनको, कोण 1, कोण 2, तो कोण 1 बराबर है कोण 2, ये दिया गया। ऐसे ही O को जब C से मिलाया जाता है तो भी यही घटना घटित होती है, ये कोणों को समद्विभाजित करती है। कोण आपका 3 और कोण आपका 4 बराबर है, ये दिया गया, मैं ले नहीं रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, ओके, यहां तक काम क्लियर है। अब O पे बना हुआ कोण जो है, ये जो O से नीचे वाला कोण 4 है, वो हमें बताया गया कि 30 डिग्री है, और ये जो कोण है ये आपको ज्ञात करना है, कोण x। ये जो x है ये आपको बताना है कि ये कितने का है, ये हमारा क्वेश्चन है। आगे बात आपको समझ में कि क्या है इसके अंदर, चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा आप देखिए, ये तिर्यक रेखा है, ये डॉट डॉट, ये बढ़ा देता हूँ, तिर्यक रेखा हुई। जब तिर्यक रेखा काटती है तो आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। आंतरिक कोण हुआ इस रेखा से नीचे और उस रेखा से ऊपर, ये देखिए ये आंतरिक कोण है, एक ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों मिलाकर, ये वाला प्लस ये वाला, दोनों मिलाकर, ध्यान से देखिए, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, दोनों मिलाकर होता है 180 डिग्री होता है, दोनों मिलाकर होते हैं 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, ये तो ये हो गया, प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कोण 4 जो है वो 30 डिग्री का है, कोण 3 और 4 बराबर है तो वो भी 30 का हो गया। तो कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 का मान 30 डिग्री, कोण 4 का मान 30 डिग्री बराबर हो गया 180, जिसमें से हमें पता है कि कोण 1 और कोण 2 भी बराबर है, तो कोण 2 की जगह कोण 1 लिख सकते हैं। कोण 1 प्लस कोण 1, ये हो गया आपका 60 डिग्री बराबर 180। कोण 1 और 1 कोण 2 बार हो गया 1, यहाँ 60 गया तो ये बचा 120, ये हो गया आपका 60 डिग्री। कोण 1 आपका हुआ 60 डिग्री, कोण 1 बराबर 60 डिग्री। क्लियर है? अब जो कोण 1 होगा वही कोण 2 होगा। ठीक है,
अब आ जाते हैं त्रिभुज के ऊपर। ए ओ सी जो है वो एक त्रिभुज है। त्रिभुज ए ओ सी में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन कौन से हुए? कोण 2, कोण x, कोण 3, ये तो ना आंतरिक कोण। त्रिभुज के अंदर का जो कोणों का योग है आंतरिक कोण, एक ये होगा, एक आपका ये होगा और एक आपका ये होगा। तो इन तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होगा। कोण 2 प्लस कोण x प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस x बराबर 180 डिग्री। हमारे पास मान है कोण 2 और कोण 1 तो बराबर है, तो ये तो 60 का हो गया। कोण 3 और 4 बराबर है, जो कि 30 डिग्री का हो गया। कोण 3 देखिए दोबारा से, कोण 2 आपको पता है क्योंकि कोण 2 और कोण 1 बराबर है। कोण 1 60 का है तो कोण 2 भी 60 का होगा। कोण 3 और 4 बराबर है, कोण 3 और 4 30 डिग्री के, तो ये 30 का हो गया। प्लस x बराबर 180 और आप 90 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपका जो कोण x है जो हमें निकालना है वो 90 डिग्री है। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिस समद्विबाहु है दो भुजाएं बराबर होगी और दो भुजाएं भी कौन सी बराबर है? AB और AC बराबर है। फिर उसके बाद में AB को BA को D तक बढ़ाया गया, जो BA भुजा है उसको बढ़ाया गया और कहां तक? D तक बढ़ाया गया। और इस तरीके से बढ़ाया गया, जो बढ़ाया गया BA को D तक बढ़ाया गया और इस तरीके से बढ़ाया गया कि AB और AD बराबर हो जाए, AB बराबर हो जाए AD। अब आपको बताना है 20 कोण BCD कितना होगा। फिर डायग्राम बनाते हैं तभी ये सारी बातें समझ में आएगी। चलिए त्रिभुज ABC बनाते हैं पहले, समद्विबाहु त्रिभुज। ये है हमारा A, ये B और ये C। दो भुजाएं कौन सी बराबर बताइए? AB और AC बराबर बताइए। AB बराबर है AC, ये दो बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होते हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण, इसका नाम आप रख सकते हैं कोण 1, इसका नाम रख सकते हैं कोण 2। कोण 1 और कोण 2 बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके संगत जो कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है। फिर BA को बढ़ाया गया, ये जो BA भुजा है इसको बढ़ाया गया, किसी बिंदु D तक बढ़ाया गया और D तक बढ़ाने के बाद क्या हुआ? AB बराबर AD। इस तरीके से बढ़ाया गया कि AB और AD बराबर हो, तो ये भी बराबर हो गए। तो अब तीनों बराबर हो गई, AB AC और AD, AB AC, AB AC और AD, ये तीनों बराबर हो गई। अब क्वेश्चन BCD कोण ज्ञात कीजिए। BCD, ये रहा B, C और इसको मिला देते हैं, ये D बन जाएगा। ये पूरा कोण जो है ये पूछा गया, ये वाला BCD, ये जो पूरा कोण है ये हमसे पूछा गया। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम हम कोण 3 रख लेते हैं, इतने से वाले हिस्से का। तो हमसे पूछा गया कि कोण 2 प्लस 3 कितने? कोण 2 प्लस 3 का मान पूछा गया। देखिए पहली बात तो कोण जब AB और AD बराबर है तो जब भुजाएं बराबर होती है तो ये भी तो एक त्रिभुज है। अगर आप बड़े वाले को देखेंगे, कौन से वाले को? BCD को देखोगे तो वो त्रिभुज है और इस BCD में, इस बड़े त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है। दो भुजाएं, ये देखिए ये डबल है, ये वाली, और ये जो A है वो मध्य बिंदु हुआ, A मध्य बिंदु है BD का, जो आपका BD है उसका मध्य बिंदु है A। अब यहां से आपको देखिए और समझिए, क्या कोई थ्योरम आपको याद आ रही है? यहाँ पे कोई थ्योरम याद आ रही है? थोड़ा बहुत भी कोई चीज, कोई थ्योरम आपको याद आ रही है? इसको देख के आप कहें नहीं सर कोई थ्योरम याद नहीं आ रही। ध्यान से देखिए, एक बड़ी प्यारी थ्योरम है जो हमने पढ़ी है। और अब यहाँ पे आप A को देखिए, A ऐसा बिंदु है, ध्यान से देखिए, A एक ऐसा बिंदु है जिसकी B से भी दूरी, जिसकी D से भी दूरी और जिसकी C से भी दूरी बराबर है। तीनों से दूरियां बराबर है, इसकी तीनों से दूरी बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इसको केंद्र मानकर वृत्त खींचूं तो वो तीनों शीर्षों से जाएगा क्योंकि दूरियां बराबर है। इसका मतलब अगर A को मैंने केंद्र बनाया और फिर वृत्त खींचा तो वो वृत्त जो होगा वो B से भी जाएगा क्योंकि देखिए ये त्रिज्या हुई, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो जो वृत्त होगा वो तीनों बिंदु से जाएगा। सही है।
तीनों से जाएगा। क्यों जाएगा तीनों से? क्योंकि दूरियां बराबर है, क्योंकि ये केंद्र है, ये केंद्र है। तो ये अगर त्रिज्या है, ए बी अगर त्रिज्या है तो ए बी और ए डी बराबर है, तो ए डी भी त्रिज्या होगी। ए सी भी बराबर है तो ए सी भी त्रिज्या होगी। तो ये तो वृत्त तीनों शीर्ष से जाएगा, और तीनों शीर्ष से जाएगा तो कोई आपको ऐसा याद आता है ये परिवर्त हो गया। क्या परिवर्त से जुड़ी हुई कोई प्रमेय पड़ी हुई है जिसमें परिवर्त का केंद्र अगर किसी भुजा के मध्य बिंदु पे आता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है याद है? समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो परिवर्त का केंद्र भी होता है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु ही एक ऐसा बिंदु होता है जिसके तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है। समकोण त्रिभुज, इसका मतलब त्रिभुज कौन सा हुआ? समकोण। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण। समकोण हुआ तो ये कर्ण हुआ, ये कर्ण हुआ। तो यहाँ पे एक प्रमेय का इस्तेमाल किया, वो लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु सभी शीर्षों से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर होता है। तो आपका ए देख लीजिए, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है, यानी ये कर्ण का मध्य बिंदु है। कर्ण का मध्य बिंदु तो ये कर्ण है, और कर्ण के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। कर्ण के सामने का, या यूं उल्टा हम ऐसे बोलते हैं कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण के सामने भी तो 90 डिग्री होगा। अगर राम शाम के सामने रहता है तो शाम के सामने राम भी तो रहता होगा, तो कर्ण के सामने 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली बात है। तो कोण 2 + 3, या सीधा ही बोल दूं कोण बी सी डी 90 डिग्री होगा, कोण बी सी डी 90 डिग्री होगा, क्योंकि कर्ण के सामने का कोण, कर्ण के सामने का कोण। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अगर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा कोण ए 70 डिग्री है, तो कोण बी कितना होगा? तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज के बारे में सीधी सी पहली क्लियर बात तो ये होती है, आमने सामने के कोण, सम्मुख कोण जो होते हैं ना, ये वाले विकर्ण वाले कोण, ये बराबर होते हैं। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, और फिर जो बच जाते हैं है ना, उनका योग होता है 180 डिग्री। जो एक ही रेखा पे बनते हैं, एक ही भुजा पे जो कोण बनते हैं, उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें देखते हैं कि किसकी बात ये कर रहा है। तो समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। इसमें मैं आपको पहले रूल बता देता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ए बी सी एंड डी, आप जानते हैं कि कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बी और डी बराबर होते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा बड़ा विज्ञान नहीं रहा कि अगर मैं कहूँ कि जोड़ 180 डिग्री है, ए सी और डी का जोड़ 180 डिग्री है, ए और बी का जोड़ 180 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। आप आराम से देख सकते हैं इसके अंदर कैसे, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। सॉरी, अब आप कोण ए की जगह कोण सी की जगह ए लिख सकते हैं। तो कोण ए कितना हो जाएगा? 2 कोण ए, तो 2 कोण ए आ जाएगा। ऐसे ही आप कोण डी की जगह कोण बी लिख सकते हैं, तो 2 कोण बी हो गया बराबर 360, भाग दे दीजिए। कोण ए प्लस कोण बी आ गया आपका 180। तो ये याद भी रखिएगा कि एक भुजा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक भुजा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसमें से मैं कोण ए 70 दिया हुआ है, कोण ए अगर 70 दे दिया तो कोण बी निकल जाएगा। तो इसको इधर ले आएंगे तो कोण बी बराबर आ जाएगा आपका 170 माइनस 10, 110 हो गया, सॉरी 180 माइनस 70, 110 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अब छोटे छोटे थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, उनकी बात और कर लेते हैं। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है? एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, और एक आपको बता देता हूँ कि एक बिंदु से हमेशा अनंत चीज़ें गुजरती है। एक बिंदु से कितनी चीज़ें, क्योंकि एक बिंदु है, एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। और अनंत रेखाएं क्यों, अगर वृत्त की बात करें तो आप अनंत वृत्त गुजार सकते हैं एक रेखा से, एक बिंदु से, क्योंकि एक बिंदु जो है वो पूरी तरीके से, वो तो कहीं से भी, उससे तो चाहे जितनी चीज़ें आप गुजार दो। और जो आपको, जैसे मैं रेखा के बारे में बताया था कि रेखा, अगर आपको एग्जैक्ट एक रेखा चाहिए तो आपको 2 बिंदु लेने पड़ेंगे, 2 बिंदु को मिलाएंगे तो एग्जैक्ट एक ही रेखा बनेगी। तो किसी रेखा को परिभाषित करने के लिए आपको 2 बिंदु चाहिए, 2 बिंदु से आप एक रेखा बना सकते हैं, एग्जैक्ट एक रेखा, वो एक ही बनेगी फिर, क्योंकि 2 बिंदु देने के बाद में आप 2 रेखाएं नहीं खींच सकते,
जैसे ये 2 पॉइंट मैंने दे दिए, इन 2 पॉइंट से अगर आपको रेखा गुजारनी है तो एक ही रेखा गुजरेगी, इनसे 2 रेखाएं नहीं गुजार सकती। ट्राई करके देख लीजिए आप, इन 2 बिंदु से एक रेखा और गुजार के बताइए। पी की तो मैंने गुजार दी, ये तो गुजार दी, अब और गुजार के दिखाइए, तो जवाब नहीं गुजरेगी। यही एक है जो बनेगी बार बार। तो 2 बिंदुओं से एग्जैक्ट और यथार्थ और तथ्यत एक ही लाइन गुजरती है। हाँ, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन 2 बिंदु से सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। जबकि वृत्त की बात करें, जब वृत्त में क्या खासियत होती है, एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्त की संख्या होती है अनंत। एक बिंदु से आप अनंत वृत्त गुजार सकते हैं। देखिए 1, छोटा बना लेता हूँ 2, और बड़ा बना लेता हूँ 3, और बड़ा बना लेता हूँ 4। तो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। ऐसे ही 2 बिंदुओं से भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। ये 2 बिंदु लिया आपने, इससे भी आप अनंत वृत्त गुजार सकते हैं। 1, 2, 3, 4, छोटे बनाते जाइए तो अनंत होंगे। तो एक बिंदु से भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। अब आपने सोचा कि 2 बिंदु से एक ही वृत्त गुजरेगा, नहीं। हाँ, 2 बिंदु से एक ही रेखा गुजरेगी, ये बात करना। एक रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदु चाहिए, लेकिन एक वृत्त को बनाने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 बिंदु चाहिए। और 3 बिंदु भी एक रेखा में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक रेखा में हुए तो एक ही वृत्त नहीं बनेगा। अगर 3 बिंदु एक रेखा में हुए, सरेख हुए, तो एक भी वृत्त नहीं बन सकता, क्योंकि 3 बिंदु से गुजरने वाला वृत्त नहीं हो सकता, वो भी एक रेखा में हो तो। क्योंकि आप अगर इन 2 से गुजार देंगे तो ये रह जाएगा, और इन 2 से गुजार देंगे तो ये रह जाएगा। तो यहाँ से आप कोई वृत्त नहीं गुजार सकते जो तीनों बिंदु से जाता हो, जो कि एक रेखा में हो। तो याद रखिएगा 0। 3 सररेख एक रेखा में अगर बिंदु है, 3 संरेख बिंदुओं से 0 वृत्त गुजरते हैं। लेकिन अगर 3 बिंदु असंरेख है, एक रेखा में नहीं है, 1, 2, 3, अगर एक रेखा में नहीं है, अगर 3 बिंदु एक रेखा में नहीं है, तो एग्जैक्ट एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक और इकलौता। तो एक वृत्त को बनाने के लिए आपको 3 बिंदु चाहिए, वो भी असंरेख, एक रेखा में नहीं, नॉन लीनियर 3 बिंदु आपको चाहिए, तब जाके आपका एग्जैक्ट एक वृत्त बनेगा। वरना 2 बिंदु से अनंत बनेगा, 1 बिंदु से अनंत बनेगा, और 3 बिंदु संरेख होंगे तो एक भी नहीं बनेगा, और 3 बिंदु असंरेख होंगे तब जाके एग्जैक्टली एक बिंदु एक वृत्त बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगर एक वृत्त का व्यास, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त का व्यास 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त का व्यास 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त का व्यास 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है, तो वे जीवाएं होंगी। वो जीवाएं कैसी होंगी? तो जवाब है समानांतर होंगी। क्यों होंगी, आइए समझाते हैं। ये आपका वृत्त मान लीजिए, कोई भी एक व्यास खींच दीजिए, केंद्र से जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। ये आपका एक जीवा होगी जो केंद्र से जाती है, ये वृत्त का व्यास हो गया AB। अब ये व्यास जो है वो 2 जीवाओं को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये जो व्यास है, व्यास के आधा हिस्सा एक तरफ होगा और आधा हिस्सा एक तरफ होगा। मतलब जो भी जीवा मैं लूँगा, सपोज कीजिए मैंने PQ जीवा ली, तो PQ जीवा का आधा हिस्सा PR इस तरफ होगा और RQ इस तरफ होगा, ठीक है ना। ऐसे एक जीवा को और को समद्विभाजित करेगा ये, तो एक जीवा और ले ली, ये लीजिए, समद्विभाजित करता है मतलब मध्य बिंदु आएगा इसके ऊपर, ये लीजिए इसका मध्य बिंदु। अब क्या हुआ, क्योंकि देखिए व्यास टेढ़ा मेढ़ा तो हो नहीं सकता, तो व्यास काटेगा, इसका मतलब वो जीवा भी सामने होगी, वो जीवा भी सामने होगी, दोनों जीवाओं को आमने सामने होना पड़ेगा। अगर आमने सामने नहीं, आड़ी टेढ़ी हुई तो ये काट कैसे सकता है। फिर अगर मैं इस MN को टेढ़ा लूँ तो क्या ये बराबर आधी आधी कट जाएगी? जवाब है नहीं कटेगी। सोचिए, क्योंकि आपका जो व्यास होता है, वो व्यास जो होता है उसके बारे में क्या पढ़ा जाता है हमने, कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर कोई जीवा को समद्विभाजित कर रहा है तो केंद्र से डाला गया लंब ही हो सकता है। लंब हो सकता है, इसका मतलब ये कौन 90 है, समद्विभाजित कर रहा है ना, केंद्र है। व्यास क्या है, केंद्र से जाने वाली रेखा है, तो केंद्र से जाने वाली रेखा है, इसका मतलब लंब है। लंब तो होगा क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब वो लंब है उस पर। ऐसे इस जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इस पर भी लंब है। तो ये भी इस हरी वाली लाइन के पीली वाली लाइन भी लंबवत है,
और ये भी इसके लंबवत है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ? ऑब्वियसली बात है दोस्त हुआ। तो इस ग्रीन वाली का दुश्मन ये भी है, इस ग्रीन वाली का दुश्मन ये भी है, दुश्मन का मतलब लंबवत है यहाँ पे, तो इसका दुश्मन है, इसका भी दुश्मन है, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हुआ? दोस्त हुआ, मतलब समानांतर हुआ। तो पी क्यू समानांतर हुआ एम एन। तो यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल किया है? क्या केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर जीवा को कोई समद्विभाजित कर रहा है तो केंद्र से डाला गया लंब है। केंद्र से जाने वाली कोई रेखा अगर जीवा को समद्विभाजित करती है तो वो लंब है, और अगर वो लंब है तो समद्विभाजित करेगी। ये दोनों साइड से ये बात सत्य होती है, इसलिए हमने यहाँ पे फायदा उठाया। इसने कहा कि समद्विभाजित कर रहा है, और व्यास है, व्यास इसका मतलब केंद्र से जाने वाली रेखा है। केंद्र से जाने वाली रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब लंब है, तो वो दोनों पे लंब है, दोनों पे लंब है। लाइन एक ही है, एक ही लाइन जब दो के लंबवत है तो इसका मतलब वो दो रेखाएं आपस में समानांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कोई वृत्त है, इस वृत्त में केंद्र से जाने वाले दो व्यास हैं, BC और AD दो व्यास हैं, और दोनों व्यास केंद्र पे काट ही रहे हैं। ये वाला कोण 35 है, और हमसे पूछा गया कि ये एक स्पर्शरेखा है D पे खींची गई, इसका नाम है D, और हमसे पूछा गया कि ये जो ग्रीन वाला एंगल है ये कितना है। ये एंगल X नाम दिया गया, पूछा गया कि X कितना है, ये आपको बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसका मतलब किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आया हुआ है, ये बात कंफर्म है। अच्छा क्वेश्चन की जगह तो हर जगह ही है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, इसको आप किसी भी एक त्रिभुज को पकड़िए, दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, 1 और 2। तो त्रिभुज इसमें आ जाते हैं ABO में, या OAB बोल दो, त्रिभुज OAB में। तो OAB में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये वाली भुजा बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। OA बराबर है OB। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों की दोनों त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो जब भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर है। तो ये कोण अगर 35 का है तो ये कोण भी 35 का हुआ। तो कोण OBA बराबर होगा कोण OAB, और आंसर है 35 डिग्री। क्लियर है? बराबर हो गया दोनों। चलिए, तो ये भी 35 का हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इस हिसाब से ये कोण कितना हो गया? AOB 180 में से 35 और 35 70 घटा दीजिए, तो ये कोण आ गया आपका 110 डिग्री। तो ये कोण यहाँ का हुआ 110 डिग्री त्रिभुज के आधार पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इस आधार पे 110 डिग्री। ये 110 डिग्री, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 110 हो गया। शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये भी 110 हो गया, ये 110 हो गया, ये 110 हो गया। ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला कोण बराबर होंगे। बराबर होंगे तो 180 में से 110 गए 70, 70 को आधे आधे बांट लीजिए, 35 35, तो ये भी 35 और ये भी 35। और वैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बता देता हूँ कि ये वाली भुजा समानांतर है, तो ये कांतर कोण है, इस वजह से भी बराबर है। ठीक है, और वैसे आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग है। ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण बीच का कोण बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर हो, उनका बीच का कोण बराबर हो, त्रिभुज सर्वांग होते हैं। सर्वांग होते हैं तो उनके कोण, सब चीज़ें जो है संगत कोण से संगत कोण बराबर होता है। तो 35 35 35 35 110 110। अब ये 35 हो गया। यहाँ पे ये देखिए केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, ये स्पर्शरेखा हो गई। त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में जो बनने वाला कोण होता है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। हमने पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर केंद्र को मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या तथा स्पर्शरेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। 90 में से 35 गया तो x कितना बचा? x बचा 90 माइनस 35, 55 डिग्री। ये आपका आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त दिया है, उस पर दो बिंदु दिए हैं ए बी, और इनको परिधि पर स्थित किसी बिंदु सी से मिलाया गया है। फिर केंद्र पे एक बिंदु लिया गया, इसको ओ से मिलाया गया, ये ओ है, केंद्र है। फिर ओ को सी से मिलाया गया। इसमें से कुछ कोण हमें दिए गए हैं कि भाई ये 30 डिग्री का है और ये 40 का है। तो पूछा गया वो है ए और सी कितना होगा। देखिए आराम से इजीली हो जाएगा। ये वाली भुजा
और ये वाली भुजा बराबर है। त्रिभुज 1 में अगर हम बात करें, आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके खुद सोच सकते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो त्रिभुज 1 के अंदर अगर हम आए तो हम देखते हैं कि AO और OC बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्याएं हैं। बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। त्रिज्याएं होने के कारण दोनों बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो उनके बीच का कोण भी बराबर हो गया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। सेम यही लॉजिक आप त्रिभुज नंबर 2 में लगा सकते हैं। त्रिभुज 2 में सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक आपका त्रिभुज 2 में लगेगा कि OB और OC बराबर है, और दोनों बराबर इसलिए क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। ठीक है, यहाँ 40 का हुआ तो ये वाला कोण भी आपका 40 का हो गया। तो आपका ये जो पूरा कोण है ACB वो अब हमारे पास आ चुका है 30 + 40 यानी 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है, तो चाप तो एक ही है ना, चाप तो एक ही है, यही चाप है आपकी AB। अब आपकी एक ही चाप है, अब एक चाप के द्वारा बनाया गया कोण केंद्र पे और परिधि पे जो बनाया जाता है, केंद्र पे परिधि के दुगना होता है। तो आपका AOB जो है वो दुगना है केंद्र के कोण, परिधि के कोण का, परिधि ACB, और वो 70 था तो ये 70 दूनी 140 हो गया। तो आपका कोण हुआ 140 डिग्री। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, पर थोड़ा सा जो थ्योरम है उनके साथ आपको अटैच रहना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ तक ब्रेक देते हैं। एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, खुद प्रैक्टिस करके देखिए। खुद इस टाइप के बहुत 10th क्लास के बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करेंगे, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।